दोस्तों नमस्कार। हर दिन 25 मौत और हर दिन 1000 करोड़ से ज्यादा का खर्च। बीते 20 बरस से अफगानिस्तान का सच यही है, लेकिन बीते 24 घंटों में जो कुछ टेलीविजन स्क्रीन पर उभर रहा है, जो अखबारों के पन्नों पर तस्वीरों के साथ उकेरा जा रहा है, उसने समूची दुनिया के लोकतांत्रिक देशों को परेशान कर दिया है। समूची दुनिया हैरत अंगेज है कि जो स्थिति काबुल के हवाई अड्डे पर हो रही है, जिस तरीके से हवाई जहाज रेंग रहे हैं और उसकी छत पर सवार होकर तालिबानी अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे हैं, लोग हैरान परेशान हैं। अपने तरीके का यह पहला नजारा शायद 21वीं सदी में पहली बार नजर आ रहा है, लेकिन इसी 21वीं सदी का एक सच यह भी है कि 21वीं सदी के शुरुआत के साथ ही अमेरिका ने ऐलान किया था, जो हमारे साथ है वो हमारा दोस्त है, जो हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं है वह हमारा दुश्मन है। और निशाने पर अफगानिस्तान था। 9/11 के बाद 2001 से लेकर 2021 तक का सफर, कितनी मौतें हुई, शायद इतना खून कभी किसी युद्ध में बहा नहीं। कितना पैसा खर्च हुआ, शायद इतना पैसा कभी पानी की तरह युद्ध के मद्देनजर बहा नहीं। लेकिन यह सब कुछ 20 बरस में माफ है और अभी की तस्वीर शायद किसी को बर्दाश्त नहीं है। लेकिन आज सवाल भारत का भी है। भारत की सीमा पर पाकिस्तान है, जो इस वक्त सबसे मजबूती के साथ तालिबान के साथ खड़ा है। और जब समूची दुनिया में भर्त्सना हो रही है तालिबान के, उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री खुले तौर पर इमरान खान जब इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ फेंका है अफगानिस्तान में, तो संकेत बहुत साफ हैं। इस वक्त अफगानिस्तान के भीतर तालिबान का नहीं, आईएसआई का कब्जा है। और उस आईएसआई के पीछे अगर पाकिस्तान है, तो उस पाकिस्तान के पीछे चीन भी खड़ा है, जिसने बहुत साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि हम तालिबान के साथ बेहतर संबंध बनाना चाहते हैं। और इन सब के बीच रूस ने भी कह दिया है कि हम अपने दूतावास को बंद नहीं करेंगे। यानी दुनिया भर के तमाम देश जब दूतावास बंद कर रहे हैं, अपने लोगों की वापसी की व्यवस्था कर रहे हैं, उस वक्त रशिया कह रहा है हमारा दूतावास बंद नहीं होगा। अफगानिस्तान अगर 0 पॉइंट है, तो उसके इर्द गिर्द इस त्रिकोण को आज समझ लीजिए। एक तरफ पाकिस्तान, चीन और रशिया, और इन सब से हटकर दूसरी तरफ भारत खड़ा है, जिसके साथ बीते 20 बरस में शायद अमेरिका खड़ा रहा। अमेरिका के कहने पर भारत ने बहुत पूंजी अफगानिस्तान में झोंकी है। अमेरिका के कहने पर भारत जिस अल्टरनेटिव सिल्क रूट को लगातार निर्माण करने में लगा था, जो कि अफगानिस्तान से होकर ईरान तक जाता था और उसके बाद मिडिल एशिया का रास्ता खुलता था और उससे यूरोप का रास्ता खुलता था, उस दिशा में उसको सहयोग अमेरिका से मिल रहा था। तो क्या इन 20 बरसों में जो कुछ अफगानिस्तान में होते रहा, दुनिया ने उससे आंख मूंदे रखा? हमें लगता है कि आज एक एक पन्नों को पलटने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त भारत के शीर्ष पर जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर के भीतर इस वक्त वहां की जो परिस्थिति और वहां के जो इससे पहले सेपरेटिस्ट कहें, नेता कहें, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को कहें, जिसे दिल्ली रास नहीं आती है और दिल्ली उन्हें रास नहीं आता है, क्या इन सब के बीच जब कट्टरपंथ, इस्लामिक कट्टरपंथ अगर अफगानिस्तान से जागेगा, पैसा जब चीन से बहेगा, स्ट्रेटेजिक अलायंस जब रशिया का रहेगा और इन सब के साथ ईरान भी खड़ा होगा, तब भारत की सीमा पर खास तौर से जम्मू कश्मीर को लेकर क्या हालात होंगे? और खास तौर से ऐसे मौके पर, क्योंकि मोदी एरा में भारत के किसी भी पड़ोसी के साथ भारत के संबंध बेहतर नहीं है। चाहे वो नेपाल हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो मालदीव हो। और इन सब के साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत खुले तौर पर अमेरिका के साथ ट्रंप काल तक नजर आते रहा, और बाइडेन जब वहां के राष्ट्रपति बने, तो उनकी तरफ से जो मैसेज निकल कर आया, वो कश्मीर नीति को लेकर दिल्ली द्वारा तय की गई रास्तों को गलत करार दे दिया गया। वहां के उपराष्ट्रपति हैरिस ने खुले तौर पर जो एक अपना पर्चा लिखा, उसमें इस बात की जानकारी थी कि भारत के भीतर कश्मीर को लेकर दिल्ली का नजरिया कितना गलत है। कुछ सवाल यहीं से निकलते हैं, लेकिन
एक एक पन्नों को पलटने का मतलब है, सबसे पहले जरा समझिए, सबसे ज्यादा खून और पूंजी जिस अफगानिस्तान में बीते 20 बरस में बही, उस दिशा में दुनिया के आज जो 60 देश संयुक्त राष्ट्र में दरवाजा खटखटा रहे हैं कि वहां पर हिंसा नहीं होनी चाहिए और संयुक्त राष्ट्र को पहल करनी चाहिए, उस दौर में क्या हो रहा था? क्या वो टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं रेंग रहा था, इसीलिए हर किसी ने आंख मूंद रखी थी? और आज सब कुछ टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है, तो क्या सबकी आंखें खुल गई हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिर भी 19 साल 9 महीने यही उम्र है अफगानिस्तान में अमेरिका की। हर दिन 25 मौत और 1,75,300 मौत इस 19 साल 3 महीने 9 महीने के भीतर हुई है। इस दौर में हर दिन 1,095 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। कुल मिला के ये 80 लाख करोड़ से ज्यादा का बैठता है, और अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट कीजिएगा, खर्च डॉलर में ही हुआ है, तो यह 1,083 बिलियन डॉलर है। खर्च जो अमेरिकी सेना पर किया गया, जो अफगानिस्तानी सेना पर किया गया, जो पुनर्निर्माण के नाम पर किया गया और तमाम योजनाओं को लेकर किया गया, अगर उसको भी आप देखेंगे तो कई सवाल आपके जहन में आएंगे। जब तालिबान ने अपने फन काढ़ने शुरू किए और जब वो काबुल की तरफ बढ़ रहा था, तो क्यों आखिर समाज और सेना दोनों के भीतर से वह गुस्सा और वो आक्रोश और वो टकराव और वो सामने खड़े होकर लोहा लेने की स्थिति में क्यों नहीं आ पाए? क्या वो बटे हुए थे? क्या इन सब के बीच अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार काम कर रही थी, क्या उसके कोई सरोकार वहां के लोगों से कम होते चले जा रहे थे? या फिर वह थोपी हुई सरकार थी, उसकी लेजिटिमेसी नहीं थी, जिसका जिक्र तालिबान कर रहा है, जिसका जिक्र पाकिस्तान कर रहा है, जिसका जिक्र चीन कर रहा है, जिसका जिक्र रशिया कर रहा है, और हल्के जुबान में इसका जिक्र संयुक्त अरब अमीरात भी कर रहा है और ईरान भी कर रहा है। इन सारी परिस्थितियों में ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान की सेना पर 81 बिलियन डॉलर अमेरिका ने खर्च किया है, जो सिर्फ ट्रेनिंग के लिए खर्च किया गया, जो उनको मुहैया कराई गई सुविधा, उसके ऊपर 81 बिलियन डॉलर। अफगानिस्तान की विकास योजनाओं पर खर्च किया गया 44 बिलियन डॉलर। अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण पर खर्च किया गया 143 बिलियन डॉलर। अमेरिकी सेना पर जो खर्च हुआ वो 778 बिलियन डॉलर, यानी कुल मिला के 1,083 बिलियन डॉलर। और कितनी मौतें हुई अफगानिस्तान के भीतर? जो आम लोगों की मौत हुई वह 51,163 है, यह सरकारी आंकड़ा है। वहां पर जो मिलिट्री और पुलिस है जो अफगानिस्तान की थी, उनकी जो मौत हुई वह 69,000 लोगों की मौत हुई। जो अमेरिकी और एलाइड फोर्सेस थी, उनकी जो मौत हुई उस युद्ध के दौरान वो 3,586 है। और जो तालिबान और जो उनके साथ जो दूसरे लड़ाके थे, उनकी जो मौत हुई वह भी 51,191 है, यानी कुल मिलाइएगा तो ये तकरीबन 2.25 लाख बन जाते हैं, 1,75,390। इतनी मौतें हुई हैं। अब यहां पर अगला सवाल था कि अगर इस पूरी प्रक्रिया में तालिबान जिंदा कैसे रह गया? तालिबान में ड्रग्स की सप्लाई ना हो, इसको रोक के लिए भी तकरीबन 36 बिलियन डॉलर अमेरिका ने खर्च किए सिर्फ शुरुआती दिनों में ही, और बाद में 45 बिलियन डॉलर और भी दिए गए। लेकिन सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है। इन सब के बावजूद जो साल दर साल कमाई चलती चली गई तालिबान की, वो तकरीबन 1.6 बिलियन डॉलर की है, यानी इसको रुपए में कन्वर्ट कीजिएगा तो 11,889 करोड़ रुपए की कमाई हर साल हो रही थी। ये कमाई ड्रग्स से आती थी 416 मिलियन डॉलर, माइनिंग से आती थी 35 मिलियन डॉलर से लेकर 464 मिलियन डॉलर जो 2020 में इसकी कमाई हुई। जो एक्सटॉर्शन था लोगों से, बिजनेसमैन से तालिबान का, वो तकरीबन 160 मिलियन डॉलर का था। डोनेशन भी उसे मिलता था 240 मिलियन डॉलर का, और एक्सपोर्ट भी वो जिन चीज़ों को करता था जो कंज्यूमर गुड्स थे, वह भी तकरीबन 240 मिलियन डॉलर था। रियल एस्टेट के जरिए 800 मिलियन डॉलर की कमाई थी, और जो मित्र देश वह भी पैसा देते थे तालिबान को, उसमें रूस, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब तकरीबन 100 से 500 मिलियन डॉलर हर कोई देता था। और एवरेज जब निकालते हैं तो ये 11 से 15 हजार करोड़ के बीच में सालाना उनकी आय हो रही थी। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि इसके साथ हथियारों का जखीरा, क्योंकि जो दृश्य नजर आ रहा है वो दृश्य इसलिए है क्योंकि अब अफगानिस्तान उस रेडिकल आस्पेक्ट का केंद्र तो नहीं बनेगा जिस रेडिकल आस्पेक्ट को लेकर भारत कश्मीर के भीतर घबराता है, और भारत के भीतर की जो पॉलिसीज है
उस पॉलिसी में हो सकता है वह एक ड्राईलैंड मौजूदा वक्त में उत्तर प्रदेश भी हो, क्योंकि जो राजनीतिक सियासत भारत के भीतर में है उसमें मुस्लिम अलग थलग पड़ गया है। तो क्या ये खतरे भारत के लिए तो नहीं है जो आने वाले वक्त में बड़े हो जाएंगे, क्योंकि पूंजी सीमा के पार से होगी। वहां पर मौजूदगी लश्कर और जैश के तकरीबन 10,000 आतंकवादी जो हैं, वह माना जाता है कि अफगानिस्तान और कश्मीर की सीमा के उस पार यानी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं। ये 10,000 आतंकवादी आने वाले वक्त में अब अफगानिस्तान तो नहीं जाएंगे, क्योंकि तालिबान इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान तालिबान के साथ खड़े हैं। भारत विरोध कर रहा है और इस पूरे साउथ ईस्ट एशिया पर अगर नजर डालिएगा तो भारत के साथ कौन खड़ा है? क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी फेल कर गई है? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि इसकी शुरुआत देखिए 2015 में जब नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हो रहा था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया और कहा अब वक्त दुनिया में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का नहीं है, क्योंकि अब कोई कोल्ड वार नहीं चल रहा है, कोई दो पोल्स नहीं है कि अमेरिका और रशिया के बीच में जो परिस्थिति थी एक वक्त में न्यूक्लियर वार तक को लेकर पहुंच गई थी। उस समय नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा किया गया था, लेकिन 100 से ज़्यादा देशों की मौजूदगी, भारत अगुवाई करता था। भारत ने एक एक मंच खोया है, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खोया, इस दौर में सार्क खत्म हो गया, उसकी बैठकें खत्म होने लगी। इन तमाम परिस्थितियों में क्या भारत की फॉरेन पॉलिसी जब अपने पड़ोसियों को लेकर ही एक दुविधापूर्ण स्थिति में भारत को लाकर खड़ा कर रही है, तो क्या सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के नेता हैं, संघ से करीबी हैं, जब इस बात का जिक्र करते हैं कि इस दौर में जो भारत के एनएसए हैं डोभाल साहब और जो भारत के विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, इन दोनों को खुली छूट इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश नीति के मद्देनजर दी थी, और जब विदेश नीति आपकी फेल हो रही है तो फेल ये दोनों हुए या इनको पावर देने वाले प्रधानमंत्री फेल हुए? ये सवाल सुब्रमण्यम स्वामी भी उठा रहे हैं। तो क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की कूटनीति पर असर अफगानिस्तान का बहुत बुरा होने वाला है? क्योंकि सवाल सिर्फ जम्मू कश्मीर पर आतंकवादियों की मौजूदगी का नहीं है, बल्कि रेडिकलाइजेशन के उस विचार का है। और इस विचार के साए में ही अमेरिका की उस फिलॉसफी को भी समझना होगा। जब अमेरिका में जॉर्ज बुश खड़े हुए थे 9/11 के बाद और खुले तौर पर कहा था जो हमारे साथ है हमारा दोस्त, जो साथ नहीं है वो दुश्मन, और निशाने पर अफगानिस्तान था। हमें लगता है कि आज इन परिस्थिति को अगर आप समझेंगे अमेरिका की, तो अमेरिका में बाइडेन के करीबी अधिकारी कह रहे हैं शायद अफगानिस्तान को लेकर एक भूल हुई। जो डील की गई थी उसमें अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षित वापसी का जिक्र था, लेकिन वहां की ऐसी स्थिति इतनी तेजी से धराशायी हो जाएगी और अफगानिस्तानी फौज नहीं रहेगी और राष्ट्रपति देश छोड़कर चले जाएंगे, यह कल्पना किसी ने नहीं की थी, यह कहा जा रहा है। लेकिन हमें लगता है कि अमेरिका की फिलॉसफी अमेरिका के लिए है, यह भारत को मानना पड़ेगा। रशिया की अपनी विदेश नीति उसके अपने लिए है, चीन की अपनी विदेश नीति उसके अपने लिए है। भारत की विदेश नीति क्या कभी रशिया के लिए काम कर रही थी, कभी अमेरिका के लिए काम करने लगी क्या? और चीन के साथ जो गलबैया डाली गई, क्या उसका खामियाजा भुगता जा रहा है? क्योंकि दिल्ली से अहमदाबाद तक इसी मोदी काल में ही जिस तरीके से चीन के जो राष्ट्रपति नायक के तौर पर और हीरो के तौर पर प्रदर्शित किए जा रहे थे, वो आज की तारीख में उसी सत्ता के लिए और इसी रिज्म में सबसे खलनायक कैसे हो गए? इसका मतलब है कि कूटनीति कहीं ना कहीं फेल कर रही थी। क्योंकि अमेरिका के उस सफर को देखिएगा, अफगानिस्तान से पहले के सफर को, तब आप समझ पाएंगे कि अमेरिका अपनी मौजूदगी दुनिया में एक शासक के तौर पर कैसे रखता है। और अमेरिका दुनिया का सबसे रईस देश है, अफगानिस्तान दुनिया के सबसे करीब देशों में आता है। सबसे गरीब देश पर सबसे रईस देश ने हमला किया। लेकिन हमें लगता है फिर कुछ परिस्थितियों को एक वक्त के लिए समझ लीजिए कि अमेरिका, अगर पुराने युद्धों को आप देखिएगा तो आपके जहन में आएंगे लाखों मौतें हुई थी कोरिया में, कंबोडिया में, वियतनाम में, लेबनान में 17,500 लोग मारे गए थे जब इजराइल के साथ, वहां पर इजराइल के पीछे अमेरिका खड़ा था। 2 लाख से ज़्यादा लोग, ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म याद है इराक में, 2 लाख से ज़्यादा इराकी मारे गए थे। वेस्ट बैंक में इजराइल का जब ऑपरेशन चला था तो हजारों फिलिस्तीनी मारे गए, अमेरिका पीछे खड़ा था। उसके बाद देशों में देखिए, चिली, हैथी, सोमालिया, युगोस्लाविया, निकारागुआ, अल सल्वाडोर, पनामा, इन तमाम जगहों पर जो टेररिस्ट, जो डिक्टेटर्स, जो जेनोसाइड्स हुए, उस सब के पीछे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में क्या अमेरिका की मौजूदगी थी? ठीक उसी तरीके से जब 80 के दशक में रशिया और अफगानिस्तान में घुसा था तो अमेरिका मदद कर रहा था तालिबान को, और जब तालिबान के खिलाफ खड़ा हुआ अमेरिका 9/11 के बाद तो रशिया मदद कर रहा था। इस अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में भारत कहां पर है? दुनिया के हथियार के बाजार के लिए ये एक सुनहरी जगह है अफगानिस्तान, जहां पर हथियारों का उपयोग वहां की पॉलिसी के तहत होता है।
और उसमें करोड़ों अरबों का खेल होता है और कई देशों की इकोनॉमी ही नहीं बल्कि वहां की सत्ता भी उसी भरोसे चलती है। लेकिन इस दौर में भारत ने इन बातों पर गौर किया या नहीं किया? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की कूटनीति इस दिशा को देख समझ पा रही थी या नहीं पा रही थी? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि हमें लगता है कि कुछ चीन ने आज जिन बातों का जिक्र किया उसे समझ लीजिए। चीन ने आज 4 बातों का जिक्र किया। पहली बात, अफगानिस्तान के लोगों का अपने भाग्य और भविष्य का फैसला करने का अधिकार का सम्मान वो करता है। यानी चीन तालिबान के साथ खुलकर खड़ा हो गया। चीन अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना सहयोग विकसित करना चाहता है, खुले तौर पर साथ है। चीन अफगानिस्तान में शांति और पुनर्निर्माण के लिए रचनात्मक भूमिका निभाना चाहता है। इस रचनात्मक भूमिका के पीछे का सच यह है कि जो BRI है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसमें काबुल से लेकर पेशावर तक जो सड़क बननी है और पेशावर से ये CPEC से जुड़ जाएगा, वह चीन के लिए बहुत फायदेमंद है। और आज की तारीख में चीन का सबसे करीबी पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ISI अगर तालिबान की अगुवाई करते हुए वहां की सत्ता संभाल चुका है तो फिर आने वाले वक्त में क्या होगा यह सिर्फ आप सोच सकते हैं। पाकिस्तान ने कहा गुलाम की जंजीर तोड़ेंगे, रशिया ने कहा कि हम अपने दूतावास को खत्म नहीं करेंगे। यानी एक स्ट्रेटजी की बड़ी क्लियर आपके सामने तस्वीर निकल रही है। इस पूरे इलाके में अमेरिका गायब हो चला है। अमेरिका अपनी सैनिकों की सुरक्षित वापसी को लेकर ही सिर्फ सक्रिय रहा, इससे हटकर कुछ नहीं रहा। दूसरी स्थिति होती है कि दरअसल ये तालिबान जो है ये पूरे तरीके से धार्मिक मदरसों से उभरा हुआ एक पश्तो आंदोलन है, जिसमें सुन्नी इस्लाम की जो कट्टर मान्यताएं हैं उसका प्रचार है। और ध्यान दीजिए तो उसमें फंडिंग जो की गई वो सऊदी अरब ने फंडिंग की। शुरुआती दौर में जब रशिया वहां पर था और रशिया लौट रहा था, उसी समय इस आंदोलन की शुरुआत हुई। लेकिन अफगानिस्तान में जो भी सत्ता आई वो करप्ट थी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। इस दौर में संरक्षण अमेरिका का था, भारत वहां पुनर्निर्माण कर रहा था। और जो संसद भी बनी, जिस संसद को करप्ट संसद तालिबान कह रहे हैं, उस संसद की नई बिल्डिंग के लिए भारत ने ही पैसा लगाया और भारत के प्रधानमंत्री ने ही उसका उद्घाटन भी किया। ये सारी परिस्थितियां बताती है कि भारत के लिए कितना बड़ा झटका है अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी। और इस नई स्ट्रेटजिक की प्रोसेस में भारत कहां पर खड़ा हो पाएगा और भारत कैसे खड़ा हो पाएगा, यह भी एक सवाल है। क्योंकि पाकिस्तान से तकरीबन 2500 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान से लगी हुई है। 30 लाख से ज़्यादा अफगानी शरणार्थी जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद हैं। और जो ताशकंद में अगर आप बैठक याद कीजिएगा तो वहाँ पर इमरान खान खुले तौर पर, जो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी थे जो देश छोड़कर भाग गए, उनसे वह खुले तौर पर झगड़ा करने लगे। तमाम राष्ट्राध्यक्षों की मौजूदगी में ताशकंद में ये झगड़ा हुआ और उन्होंने कहा कि आप गलत कह रहे हैं कि हम तालिबान को आगे बढ़ा रहे हैं, सवाल तो यह है कि आप करप्ट हैं। इसका जिक्र इमरान खान ने ताशकंद की बैठक में किया था। यानी ये खुले तौर पर चीजें चल रही है, कोई छुपी हुई नहीं। और अब जब खुल के चीजें आ गई है तो आप उन दृश्यों को देखेंगे जो काबुल के हवाई अड्डे पर नजर आ रही है, या आने वाले वक्त की उस आहट को अब समझेंगे जिसके खतरे भारत की अपनी पॉलिटिकल पॉलिसी जो है और जो विदेश नीति जो है, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों परिस्थितियों के एक दायरे को समझिए। और जो इस्लामिक रेडिकलिज्म है, क्योंकि वहां पर जो शरिया कानून लागू होता है उस शरिया कानून को मानने वाली तालिबानी हैं। और एक वक्त में ओसामा बिन लादेन का भी साथ जो किया था वो अमेरिका ने ही किया था, लेकिन धीरे धीरे उसको ख़त्म किया अबटाबाद में। लेकिन इस दौर में तालिबान कहाँ पर छुपे रहे, वो पाकिस्तान में ही शरण लिए हुए थे। और जो जानकारी आती है कि पाकिस्तान के वजीरिस्तान इलाके में, क्वेटा के इलाके में, कराची के इलाके में, खैर पख्तूनवा जहाँ पर अबटाबाद है, वहाँ पर तालिबानियों ने शरण इस दौर में ली हुई थी जब बड़ी तादाद में अमेरिकी फ़ौज बढ़ रही थी। ख़ास तौर से 2008, 9, 10, 11 इन 3-4 साल में लगभग अमेरिकी फ़ौज की संख्या 1 लाख से ज़्यादा थी और अफ़गानिस्तान के मानचित्र पर कहीं भी तालिबान नहीं था। लेकिन 2014 में जब ओबामा ने इस बात का ऐलान किया कि अब अमेरिकी फ़ौजों की वापसी होगी, उसके बाद से तालिबान धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। और जब पूरे तरीके से 2018 में समझौता हो गया कि शांतिपूर्ण तरीके से वापसी कैसे होगी, जो दोहा में बैठक हुई और सारी चीज़ें हुई। अब आप सोचिए कि कतर के दोहा में ही इनका पॉलिटिकल दफ्तर है तालिबान का। तो यह जो बात है कि जो इस्लामिक कंट्रीज़ है उनका क्या रवैया होगा, ये कोई अब सोचने की बात नहीं है। क्योंकि उस तस्वीर में समझने के साथ यह भी सोचिए कि तमाम देश जो इस वक्त जहां पर खड़े होंगे वह कहीं ना कहीं तालिबान के खिलाफ नहीं जाएंगे। उसमें आप
कोई भी देशों का नाम जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं उनका नाम जब आप लेते हैं, उनके बारे में एक पर्चा जब जारी किया गया, उस पर्चे में 2-3 चीज़ों की जानकारी बड़ी रोचक तरीके से दी गई और कहा गया कि दरअसल जो पाकिस्तान का रवैया है, जो चीन का रवैया है, जो रशिया का नज़रिया है, जो ईरान का नज़रिया है, जो सऊदी अरब का नज़रिया है, जो यूनाइटेड अरब अमीरात का नज़रिया है, जो तजाकिस्तान का है, जो कुर्दिस्तान का नज़रिया है, ये कहीं ना कहीं तालिबान के खिलाफ उस रूप में खड़ा होने की स्थिति में कभी नहीं आ पाएगा जैसा भारत सोचता है। तो भारत के लिए एक अलग थलग पड़ते हुए एक नई परिस्थितियां हैं सामने, क्योंकि अब काबुल का मतलब कोई काबुली वाला नहीं है। अब काबुल का मतलब एक ऐसे मंच पर अफगानिस्तान की मौजूदगी है जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज में, खासतौर से इकोनॉमिक एस्पेक्ट में, जब सीधे संघर्ष में चीन और अमेरिका आमने सामने खड़ा है और रशिया साथ देने की स्थिति में आ गया है चीन का, यानी ध्रुव बदल चुके हैं, उस दौर में भारत की अब अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति क्या कहती है, भारत की वैदेशिक नीति क्या कहती है। और अभी तक जो सोच थी उसमें सबसे बड़ा संकट यह है कि देश के भीतर की जो सियासी जमीन है उसमें भारत के भीतर मुस्लिम रेडिकलाइजेशन को रोकना भी एक बड़ी बात है, क्योंकि रेडिकलाइजेशन भारत के भीतर में मुस्लिमों का हुआ, ये हम टेररिज्म के दौर में देख सके हैं। इसका विरोध मुस्लिमों के मॉडरेट लोगों ने बहुत खुल के किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब आप पॉलिटिकल धारा से ही उनको पूरी तरह अलग कर देते हैं, तब एक सबसे बड़ा सवाल आता है कि अब इस रेडिकलाइजेशन को आप कैसे रोकेंगे और आने वाले वक्त में जो परिस्थितियां बनने वाली हैं उन परिस्थितियों को लेकर क्या वाकई अमेरिका साथ में खड़ा रहेगा, या हम लोगों को एक नए तरीके से, जिस तरीके से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, डेमोक्रेटिक स्टेट और सेकुलर स्टेट को लेकर एक नए तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि अब तो सार्क भी नहीं बच पा रहा है, सार्क की भी बैठक नहीं हो पाई है जब से पाकिस्तान के साथ टकराव हुआ है। लेकिन इन सब के बीच हमको लगता है हम थोड़ी देर के लिए आपको 20 साल पहले ले चलते हैं, क्योंकि याद कीजिए उस समय जो अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाया गया था, जिसमें अमेरिका ने कहा था जो साथ वो दोस्त, जो साथ नहीं वो दुश्मन। लेकिन उस समय की परिस्थिति क्या थी अमेरिका के मद्देनज़र? जो 9/11 का हमला हुआ था, FBI से उस वक्त तुरंत पूछा गया था क्या वाकई आपको पता है किन्होंने हमला किया? FBI ने कहा अभी जानकारी नहीं है हाईजैकर्स कौन थे, लेकिन उस वक्त सत्ता संभाले हुए बुश ने बहुत साफ तौर पर कहा था हमें पता है किसने हाईजैक किया है। सवाल ये था जो हाईजैक किए थे क्या उनका कोई सुसाइड नोट था? नहीं था। क्या कोई पॉलिटिकल मांग थी उनकी? नहीं थी। क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन का क्लेम था? नहीं था। क्या वो ग्लोरी बॉयज़ के तौर पर थे? नहीं थे। ये सारी परिस्थितियां थी, लेकिन उन सब के बीच भी ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम शुरू किया गया था 9/11 के बाद अफगानिस्तान के मद्देनज़र। अब सवाल यह है कि ये पूरी प्रक्रिया में अमेरिका की मौजूदगी दुनिया के मानचित्र पर सबसे ताकतवर देश के तौर पर रही, और 9/11 से पहले एक पर्ल हार्बर ही हुआ था जो अमेरिका पर हमला था। यही दो हमलों ने अमेरिका की नीतियों में बड़ा खास परिवर्तन लाया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के उन देशों में जो विकासशील और गरीब देश थे उनकी इकोनॉमी को प्रभावित कर दिया। आज की तारीख में भारत के सामने सबसे बड़ा संकट इकोनॉमी का ही आकर खड़ा है, क्योंकि अब अगर भारत को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा सेना के ऊपर, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च भारत का होगा उस इंटरनेशनल जो कॉर्डन बन रहा है भारत की सीमा के चारों तरफ, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। और पाकिस्तान के साथ अगर चीन को हम जोड़ देते हैं तो इसलिए ये मारक है क्योंकि उसके संबंध नेपाल से भारत से ज़्यादा अच्छे हो गए हैं, उसके संबंध बांग्लादेश के साथ अच्छे हो गए हैं, मालदीव के साथ हो गए हैं। श्रीलंका में तो वो भारत से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर उसने वहाँ पर पोर्ट अपने हाथ में ले लिया है, जहाँ पर वो सारी पहल खुद करेगा। यह परिस्थिति पहली बार शायद भारत के सामने बिल्कुल नहीं है, और यहीं से शुरू होता है भारत के लिए सबसे बड़ा सवाल। इस दौर में जब आपके पास एक स्टेट्समैन की ज़रूरत इस देश में कूटनीति आंतरिक तौर पर भी और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी समझने और सुलझाने की होनी चाहिए, क्या वो है? क्या हमारे पास ऐसा स्टेट्समैन इस वक्त सत्ता को संभाले हुए है जो भारत के भीतर में सभी को साथ लेकर चले और उसमें मुस्लिमों को भी अपने साथ ले आने की प्रक्रिया में आए? अगर नहीं है तो उनको सोचना पड़ेगा, और अगर हैं, अगर वो मान कर चलते हैं तो फिर ये खतरे की घंटी भी है, क्योंकि स्थितियां बहुत साफ बनाती है जो CAA NRC के बाद इस देश में खड़ी भी हुई। ये सारे सवाल इसलिए है क्योंकि अब भारत के अपनी आंतरिक परिस्थितियों को प्रभावित करने के लिए क्या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर ये साउथ ईस्ट एशिया की जो पूरे वातावरण है ये प्रभावित तो नहीं करेगा? ये हो सकता है। और इसमें एक आखिरी बात,
क्योंकि सफ़र दर सफ़र जब हम लोग देखते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में दुनिया में 20 साल तक अफ़गानिस्तान में जो प्रयोग होते रहा, उसमें एक सवाल ये है कि आईएसआई के बहुत नज़दीकी संबंध लश्कर तोयबा और जैश के साथ है, और भारत के लिए यही सबसे मुश्किल स्थिति है कि उन टेररिज्म को ज़मीन देने वाले पाकिस्तान के बायकॉट या पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाने की स्थिति जो कल तक थी अब नहीं है, क्योंकि अब उसके साथ चीन भी खड़ा है और रशिया भी खड़ा है, और जिसको हम टेररिस्ट मान रहे हैं तालिबान को, उसको वो अगर पनाह भी देता है तो वह उसकी अंतर्राष्ट्रीय और विदेश नीति का हिस्सा होगा खुले तौर पर। तब आप क्या करेंगे? यह सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती भारत के सामने इस वक्त आकर खड़ी हुई है। संभलना सहेजना भारत की राजनीतिक सत्ता को है, और इस देश को भी समझना है कि इस वक्त शायद भारत को एक ऐसे स्टेट्समैन की ज़रूरत है जो आंतरिक राजनीति को इस स्थिति में ढालना शुरू करे, जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की एकजुटता ही शायद सबसे बड़ा जवाब पाकिस्तान को भी हो सकता है, सबसे बड़ा जवाब अफ़गानिस्तान को भी हो सकता है, चीन को भी हो सकता है। यह एकजुटता कभी हमको आर्थिक व्यापार के तौर पर बढ़ती नज़र आती है, कभी सामाजिक और धार्मिक स्तर पर लोगों को बांटती हुई नज़र आती है, और कभी भारत की सियासत को साधने वाले चुनाव में यह खुलकर इसका प्रयोग भी होता है। और उस वक्त इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या इलेक्शन कमीशन, वह भी सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाता है। ये शायद एक खतरनाक परिस्थिति है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।